Welcome to Boost Ice Pieces. Today's lecture is Individual Satyagraha 1940. So जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने कई बार ट्राई किया था कि वो इंडिया का सपोर्ट उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हासिल कर लें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1940 में अगस्त ऑफर एक दिया था। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि वो इंडियन पीपल को वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड कर लेंगे और एक एडवाइजरी काउंसिल, वॉर काउंसिल बनाएंगे ड्यूरिंग दी वॉर, और माइनॉरिटीज़ को और रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग। लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस देने की कहीं भी बात नहीं की थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इस अगस्त ऑफर को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में क्या स्टार्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसकी लीडरशिप थी गांधी जी के हाथों में, और ये एक सिंबलिक मोरल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया। इसके पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह थे विनोबा भावे, ठीक है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें जो सर्वोदय वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन जो सर्वोदय समाज था वो चलाया था विनोबा भावे ने, स्टैब्लिश कराया था टू प्रोपगेट द आइडियल्स ऑफ द गांधी जी। सो दिस इज इट, क्रिप्स मिशन 1942। सो वी नो कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग है ये। सो अब जब ये वर्ल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो चल रहा है बैकग्राउंड में, सो उसी में क्या होता है, जो जापान होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरता है। सो जो अदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ होती हैं ना, कंट्रीज़ स्पेशली यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटेन को फोर्स करने लगती हैं कि भाई अब तुम इंडिया को फ्रीडम दे दो, हो गया, जस्ट गेट आउट ऑफ इंडिया। तो हर तरफ से जब प्रेशर आता है इंग्लैंड पे, तो वो क्या करते हैं, एज ए रिजल्ट एक मिशन भेजते हैं। अभी भी ये इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहेंगे, वो 2-3 साल इस चीज़ को और अटकाएंगे। कैसे, पहले क्रिप्स मिशन भेजेंगे, फिर उसके बाद में और कुछ कुछ डेलीगेशंस आएंगे, लास्ट में कैबिनेट प्लान और ये सब आएगा, ठीक है। तो जो क्रिप्स मिशन आता है ना, एज ए रिज़ल्ट जो स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं वो इंडिया आते हैं मार्च 42 में और नेगोशिएट करते हैं इंडियन पॉलिटिशियन से। जब वो मार्च में आते हैं तो अपने प्रपोजल में कुछ रिकमेंडेशंस रखते हैं। ये जो रिकमेंडेशंस के पॉइंट है 4, ये हमें एकदम करेक्टली रिमेंबर होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो इनको और जो कैबिनेट मिशन है उसका मिक्स करते हैं। सो सिंपली मैं बता रहा हूँ, यही करते हैं एग्जाम में अगर कुछ आएगा। डेट तो बहुत ईजी हो गई, नहीं पूछते हैं अब प्रोविजंस पे चलता है सारा खेल। सो पहला प्रोविज़न पहला प्रोविज़न ये है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया को वो डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे और इंडिया विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है। डोमिनेंट स्टेटस एंड कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी के अंडर इंडिया नहीं रहेगी, इतना। देन इंडियन शुड बी गिवन द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर विच द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी इनिशिएटेड आफ्टर वॉर। ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है एक तरीके से कि इंडिया इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, ऑन काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी आफ्टर दी वॉर। हु नोज कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। देन एनी प्रोविजन नॉट एग्री, ये सबसे खतरनाक था। वो बोलते हैं कि एनी प्रोविंस, कोई भी जो प्रोविंस है इंडिया का, अगर वो एग्री नहीं करता है नए कॉन्स्टिट्यूशन पे, सो दे हैड राइट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ द प्रपोज्ड यूनियन। मतलब ये एक पार्टीशन टाइप का इन्होंने पहले ही बना लिया कि कोई जो प्रोविंस है इंडिया का, जब वो अगर इंडिया का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाहता है, तो वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। वाह, क्या चालू लोग थे। ओके फाइन। थोड़ा कभी कभी लाइट मूड में पढ़ना चाहिए, याद रह जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बहुत ही सीरियस मोड में ही पढ़ें, बिकॉज स्टडीज़ एक लॉन्ग प्रोसेस है। कीप इट लाइट बट कीप इन द माइंड। सो ये जो प्रोविज़न होता है, सच प्रोविज़न विल बी एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। बिग रेड फ्लैग, बिल्कुल इंडियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही किया गया था। देन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अच्छा, कि एक इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वॉर के टाइम पे, और उसमें हालांकि कुछ चीज़ें इंडिया की सिर्फ वायसराय के पास रहेंगी, यानी ब्रिटिशर्स की पावर रहेगी। उसमें था डिफेंस,
और एक्सटर्नल अफेयर। वाह, तो बचा ही क्या हमारे पास, मतलब हमारी आर्मी और एक्सटर्नल अफेयर पे यही लोग हमेशा सारे डिसीजन लेंगे। तो इंडिया कहने को एक डोमिनेंट स्टेटस और सिर्फ लॉलीपॉप वाली सिचुएशन थी ये। सो गांधी टर्म दिस एज पोस्ट डेटेड चेक। वेरी क्लेवरली ही सेट कि भाई अब ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है। नाउ वी आर नॉट रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ डोमिनेंट स्टेटस। अब इंडिया को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, दैट इज स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑफिशियल नेगोशिएटर होते हैं कांग्रेस की तरफ से। यही बात करते हैं क्रिप्स मिशन से कि भाई ये जो आप जो ये इतने सारे ये हमें ये जो दे रहे हैं ऑफर्स, नाउ वी डोंट नीड दीज ऑफर्स। सो ये सिंपली इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में और कैबिनेट मिशन टाइप और रिफाइंड वे में चीज़ें आएंगी, फिर देन इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिलेगी। सो दिस इज़ इट। इसके प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। क्विट इंडिया मूवमेंट। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू कंप्लीट अवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो जो कांग्रेस कमेटी थी वो एक मीटिंग रखती है वर्धा में 6 to 14 जुलाई 1942 में। तो उस मीटिंग को सारे ही प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर अटेंड करते हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अरुणा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, पट्टाभी सीतारामन, ये सभी करते हैं। तो इस मीटिंग में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। इसको चेयर किया था, प्रेसिडेंट बने थे अबुल कलाम आज़ाद। 7 to 8 अगस्त 1942 के बीच ये एनुअल मीटिंग होती है। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, वहाँ पे वर्धा रेजोल्यूशन को कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। सो जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो पास किया जाता है 8 अगस्त को। अब फॉर्मली गांधी जी 9 अगस्त 1942 को लॉन्च कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बताते हैं। सो फर्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड अनाउंस देयर सपोर्ट एंड डिवोशन टू कांग्रेस। ठीक है, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो अपना सपोर्ट और डिवोशन कांग्रेस को देंगे। और जितने भी सोल्जर्स हैं इंडियन, वो रिफ्यूज़ करेंगे कि वो किसी भी अपने देशवासी पे फायर नहीं करेंगे। देन जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्विट कर देंगे स्टडीज़, ओनली इफ दे फर्मली स्टूड फॉर ऑन हिज डिसीजन अंटिल इंडिपेंडेंस। और तभी स्टूडेंट अपने कॉलेज को छोड़ देंगे, स्टडीज़ को छोड़ेंगे अगर वो इंडिपेंडेंस जब तक हमें नहीं मिल जाती तब तक वो अपने इस डिसीजन पे रह सकते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट स्टडीज़ को भी क्विट कर सकते हैं। देन जितने भी राजा हैं प्रोविंसेस के जो थे, वो अपनी सोवेनिटी एक्सेप्ट करें अपने पीपल के अंडर और डिक्लेयर करें कि जो उनके जो प्रोविंसेस है वो पार्ट है इंडियन यूनियन का। और जो मासेस हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लीडरशिप ऑफ द किंग ओनली इफ ही सीज हिज फ्यूचर इन फ्यूचर ऑफ मासेस। और जितने भी कॉमन पीपल हैं वो एक्सेप्ट कर लें किंग को एज देयर लीडर, अगर वो ये देखते हैं कि जो राजा है वो अपना भविष्य लोगों में ही देखता है, यानी लोगों के लिए वो काम करेगा। फाइन। देन गांधी जी एक स्पीच भी देते हैं, उसमें वो कुछ फेमस चीज़ें बोलते हैं, लाइक आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट में मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा, सेटिस्फाई नहीं होऊंगा जब तक हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती, मतलब उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये लोग सॉल्ट टैक्स को कम कर दें, कुछ अल्कोहलिज्म से रिलेटेड कुछ अबॉलिश कर दें चीज़ें, या ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और चीज़ों को बंद कर दें, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस से कम किसी भी चीज़ पे मानना नहीं है। और वह कहते हैं इंडिपेंडेंस के लिए हमें डू एंड डाई का मंत्र फॉलो करना होगा, कि यानी या तो हम देश को आज़ाद करेंगे या हम उसी आज़ादी की लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे। दैट आइदर वी विल फ्री अवर कंट्री और विल डाई फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है,
देन 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन और सपोर्ट करती है ऑल इंडिया कमेटी। उसमें उस प्रपोजल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट करेंगे बाद में पटेल। और उसको ड्राफ्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने, विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। देन इंडिया में भी कुछ ऐसे लीग थे, कुछ ऐसे एसोसिएशन थे जो इस मूवमेंट को फेवर नहीं करते हैं। उसमें ऑब्वियसली मुस्लिम लीग थी, देन यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी एंड हिंदू महासभा। इन्होंने फेवर नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है। देन 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। और जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च होता है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, सारे इंपॉर्टेंट लीडर जो कांग्रेस के थे, उनको ये अरेस्ट करने लगती है बाय ऑपरेशन 0 आवर। एक ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर, उसमें या 1 घंटे के अंदर इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे जितने भी इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर थे उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और अलग अलग जगह पर रखा जाता है। लाइक गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा जाता है। और जो अदर मेंबर्स थे कांग्रेस कमेटी के, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पटेल, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी तारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सबको अरेस्ट करके रखा जाता है अहमदनगर फोर्ट में। ठीक है। देन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इस वक्त बॉम्बे में नहीं थे, वो उस वक्त पटना में थे। बांकीपुर जेल में उनको फिर रखा जाता है पटना में, क्योंकि उनको वहीं अरेस्ट करके वहीं रखा जाता है। देन शिव कुमार, रामानंद, इनको अरेस्ट करके हजारीबाग जेल में रखा जाता है। इसी तरह जो मूवमेंट है वो 1942 में मैक्सिमम जो ये चल रहा होता है, इसका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होता है वो बॉम्बे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास वैली एरिया में देखने को मिलता है। तो लेकिन जो मूवमेंट होता है उसके सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो मूवमेंट है वो पूरे कंट्री में सक्सेसफुली चले। ठीक है। जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फिर भी बहुत लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। सो उस वक्त जो वॉयसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवल थे, और वो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया भी थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और वो वायसराय रहते हैं 1943 से लेके 47 तक। ठीक है। देन जो विंस्टन चर्चिल होते हैं वो उस वक्त पीएम होते हैं इंग्लैंड के, जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चल रहा होता है। ठीक है। देन जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस होते हैं जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है। जब ये रेजोल्यूशन पास होता है तो वो प्रेसिडेंट रामगढ़ सेशन के बनते हैं 1940 में, उससे पहले बनते हैं। और उसके बीच में इतना टर्मोइल चल रहा होता है कि कोई भी सेशन नहीं हो पाएगा, तो वो कंटिन्यू करेंगे 41 से लेके 45 तक, बिकॉज कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होगा। तो इन ईयर तक प्रेसिडेंटशिप अबुल कलाम आज़ाद के पास ही रहेगी। ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइम तक प्रेसिडेंट रहे होते हैं कांग्रेस के बिफोर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। देन जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, इस वक्त सीक्रेट रेडियो भी कांग्रेस ब्रॉडकास्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉम्बे से, जिसको हम मद्रास तक सुन सकते थे, इतनी उसकी रेंज थी। तो जो राम मनोहर लोहिया थे वो इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं फ्रिक्वेंटली। लेकिन उषा मेहता भी इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर होती हैं कांग्रेस की, जब ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है। लुई फिशर अमेरिकन जर्नलिस्ट होते हैं जो, वो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी के साथ होते हैं, और वो गांधी की बायोग्राफी में गांधी के वो बायोग्राफर भी होते हैं आगे चल के। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को विटनेस किया था कि इन्होंने लुई फिशर ने। ठीक है। लुई फिशर के साथ में अमेरिकन कुछ इंटेलेक्ट और भी होते हैं जो डिमांड करने लगते हैं इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस। इसमें पर्ल बक, एडरगनो, एमएल सरमन, नॉर्मन थॉमसन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा अपनी हाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिया में चल रहा होता है, तो कई जगह रॉयट्स की भी सिचुएशन बनती है, जो मेनली बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, इन जगहों पे देखने को मिलता है। सो जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है वो ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस के आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, गया,
देन चंपारण, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरनगर, भागलपुर एरियाज ऑफ बिहार, इनमें भी मास सेंटर ऑफ रिवॉल्ट बन जाता है। ठीक है। देन अगस्त मूवमेंट ऑफ जो 42 है वो वाइड स्प्रेड फार्मर्स तक भी पहुंच जाता है, वहाँ भी वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो कुछ ग्रुप जो फार्मर्स जो थे वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को क्या करते थे, दिन में परफॉर्म करते थे और रात में वो रॉयट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब वो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी पार्ट बन गए थे एक्टिवली। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लॉर्ड वायसरॉय लिथिंगो थे वो टेलीग्राम भेजते हैं ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को। वो बताते हैं कि जो मूवमेंट है जो चल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मूवमेंट है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वो बोलते हैं कि इतना सीरियस और इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने 1857 के बाद में इंडिया में नहीं देखा किसी ने। देन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जो जयप्रकाश नारायण होते हैं वो हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। उसके बाद में वो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको चलाए रखते हैं। जो योगेंद्र शुक्ला थे वो ही भाग जाते हैं जय जेपी नारायण के साथ में 9 नवंबर 1942 को, लेकिन इनको बाद में पकड़ लिया जाता है मुजफ्फरनगर में और पटना भेज दिया जाता है। ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं जो ऑल इंडिया चल रही हैं। ठीक है। ये उनका छोटा सा उसका ग्रिस्प है, जो ग्लिम्स है, जो आपको नॉट ग्रिस्प, जो ग्लिम्स है जो मिल रहा है इसमें। देन गांधी जी ने एक स्पीच दी होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, अब पट्टा भी सीतारामैया भी उसमें साथ में होते हैं। उसमें होता है कि इन रियलिटी दैट गांधी वॉज स्पीकिंग आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड विद पावर ऑफ अवतार एंड पैगंबर। मतलब गांधी जी मतलब एक तरीके से देवी देवताओं का भी और भगवान का भी आशीर्वाद है और उस हिसाब से गांधी जी उनसे मोटिवेटेड होकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, लाइक दिस। देन जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इन्होंने किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था 1940 से लेकर 47 तक, जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा। ठीक है। देन जो अरुणा आसिफ अली थी वो भी फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर थी। इनको हम याद रखते हैं कि इन्होंने जो ग्वालियर टैंक था बॉम्बे में, वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, फहराया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि सारे प्रोमिनेंट लीडर को तो पहले ही इन्होंने 0 आवर के अंडर अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी मूवमेंट के दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी अलग अलग प्लेसेस में छोटे छोटे इस्टेब्लिश की गई। ठीक है। उसमें बलिया में की गई, चित्तू पांडे उसके लीडर थे, तामलुक मिदनापुर बंगाल में भी की गई, सतारा महाराष्ट्र में की गई। उसमें प्रति सरकार इन्होंने बनाई थी अगस्त 1943 में। इसके मेन लीडर थे वाई चौहान और नाना पाटिल। तलचर में भी एक बनी थी पैरेलल गवर्नमेंट जो कुछ टाइम तक चली उड़ीसा में। लेकिन गांधी जी को बाद में क्या हुआ, इन्होंने अरेस्ट किया था ना, फिर बाद में इन्होंने 6 मई 1944 में गांधी जी की हेल्थ बहुत डिटीरियर होने लगी, तो उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे इनको ब्रिटिशर्स को छोड़ना पड़ा, बिकॉज ब्रिटिशर्स को पता था कि गांधी ही सबसे बड़े लीडर हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के और बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर भी हैं एज वाइज भी। तो अगर गांधी को जेल में कुछ हो गया तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो ब्रिटिशर्स के संभाले नहीं आएगा। तो जो विंस्टन चर्चिल थे उनको गांधी को रिलीज़ करना पड़ता है। वो कहते भी हैं कि व्हेन वी वर विनिंग अराउंड द ग्लोब, हाउ वी कैन बी डिफीटेड बाय दिस ओल्ड मैन हु इज़ आवर एनिमी फ्रॉम लॉन्ग टाइम। कहते जब हम पूरी दुनिया को जीत रहे थे जिस समय, उस समय एक ऐसे वृद्ध या बूढ़े इंसान से हारना पड़ रहा है जो हमारा बहुत लंबे समय से दुश्मन रहा है। ये उन्होंने गांधी के लिए कहा था। ठीक है। सो दिस इज़ इट इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल हमें बाय लीडर, बाय डेट वाइज और ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।